नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। और आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है किसी भी तरह की टेंशन से या किसी भी तरह की प्रॉब्लम से खुद को कैसे निकालें और टेंशन की स्थिति में भी, बुरे दिनों में भी, बुरे समय में भी अपने को खुश कैसे रखें। जो चीज़ें मैं अपनी रियल लाइफ में करता हूँ, अब मेरे को भी लाखों लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे और आप बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करते हैं और आपको फ़र्क पड़ता है जो मैं बोलता हूँ, तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं जो यहाँ पे बोलूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा, ये नहीं कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा प्रॉब्लम से कैसे निकले उसने बता दिया ना। जो उपाय मैं करता हूँ वो उपाय मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और हो सके तो उसके नोट्स बनाना। मैंने भी आपके लिए थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं हर एक चीज कवर कर पाऊं, ठीक है। टेंशन हर किसी को होती है, मुझे भी होती है, आप लोगों को भी होती होगी। अब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन होने लग गई है। टेंशन दूर करने के कुछ क्षणिक उपाय भी होते हैं। कोई अपना तनाव दूर करने के लिए दारू पी लेता है, ड्रग्स ले लेता है, या कोई बंदा अपनी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए अपने पत्नी को मार देता है, ठीक है, उसको गालियां बकता है, बच्चों को धमकाता है, ठीक हो गया। या फिर कोई गुमसुम सा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है, अपने को कमरे में बंद कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये ना क्षणिक उपाय हैं, ये थोड़ी देर के लिए आपको सुकून दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो इससे समस्या बढ़ती हैं, घटती नहीं है। अगर आप अपने टेंशन की वजह से घर वालों को भी टेंशन दे रहे हैं, अपनी पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को धमका रहे हैं, तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। जो बची खुची शांति है ना घर में, वो भी चली जाएगी, गृहस्थी बिगड़ जाएगी, शायद आपकी बीवी मायके भाग जाए, है ना, आपके बच्चे आपसे अच्छे से बात ना करें, उनको जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाए, वो अच्छे से डेवलप ना हो पाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टेंशन कितने टाइप की होती है। मेरे हिसाब से किसी इंसान की जिंदगी में 4 तरीके की प्रॉब्लम होती हैं या टेंशन होती हैं, ठीक है। नंबर 1, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी टेंशन जिसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है। अगर आप उसको कर लें तो आप टेंशन से निकल जाते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसी होती है दोस्तों जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका सॉल्यूशन तो आपके पास होता है, आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन किसी मजबूरीवश या अपनी कंडीशनिंग की वजह से आप वो चीज नहीं कर पाते हैं। एक प्रॉब्लम वो होती है दोस्तों जो वास्तव में प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है, और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो अब एक एक करके मैं एग्जाम्पल सहित उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है ये और इसका क्या उपाय है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं एकांत में चले जाता हूं जहां पे मैं शांति से सोच सकूं। हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला नहीं लेता हूं। अपने एक कमरे में चला गया, स्टडी रूम में चला गया, आराम से 2-4 बार गहरी सांस ली, खुद को बिल्कुल नॉर्मल किया। ऐसी स्थिति में जहां पे आप बिल्कुल न्यूट्रल होके, रैशनल होके सोच सको, ठीक है। और फिर मैं कॉपी में लिखता हूं कि पूरा रिटर्न में लिखना है जो आप फील कर रहे हो, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपको लगता है। आपने लिखा, प्रॉब्लम लिखी आपने, ठीक है, मैंने प्रॉब्लम लिख दी भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो लिख दी, ठीक। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं कि क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है। उसके बाद मैं पूरा बिल्कुल फोकस होके सोचता हूं है या नहीं, यस या नो, ये दो में से एक जवाब देना है, बिल्कुल क्लियर कट, कोई अगर मगर नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉब्लम लिखी, सॉल्यूशन है, सोचा थोड़ी देर, बहुत अच्छे से सोचा, फोकस होके, रैशनल होके, यस प्रॉब्लम है, ना सॉरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, ओके। तो क्या कर सकते हैं, वो क्या सॉल्यूशन है वो लिख लो, अच्छे से लिख लो, ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसे 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 करूंगा, पूरा एक मैप बना लो, हो गया। तो जब सॉल्यूशन है ही तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आप सॉल्यूशन पे काम करो, है ना। तो आप अपने आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। दूसरा, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमारा आंसर आता है नहीं है, उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो। सीधी सीधी बात है भाई। जब तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है कि अगर तुम टेंशन लोगे तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी दूर हो जाएगी, या ऐसा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर आदमी टेंशन ही लेते रहता। टेंशन लेने से अगर प्रॉब्लम दूर होती तो सब लोग टेंशन ही लेते रहते, दुखी रहते हमेशा, और सब सही हो जाता। ऐसा होता है? नहीं होता है।
प्रॉब्लम दूर कब होती है, टेंशन दूर कब होती है, जब आप उस पर काम करते हो, एक्शन लेते हो, तब प्रॉब्लम दूर होती है। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देके समझाता हूं। मान लो मेरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम आई और उससे मेरे को टेंशन हो रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी कंपनी में पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूं और मेरी सैलरी या मेरी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। मैं मतलब एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। ठीक है, अब महंगाई का ज़माना है, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे बहुत भारी भरकम खर्च हो रहा है, थोड़ा अपना लाइफ स्टाइल भी अपग्रेड हो गया है ना। तो उसकी वजह से मेरी सैलरी उन खर्चों को उठाने के लायक नहीं है। ये टेंशन है, और ये रियल टेंशन है, हर हाउस होल्ड की टेंशन है कि बच्चे कैसे पलेंगे इतनी महंगाई में। ठीक है, प्रॉब्लम है, यस इट इज प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है, यार क्या होगा, मी आपण 99 का कशी पाऊन है, आपण शाणे खर्च कशी चालवून करती, मेरे शाणे भैंस नहीं डाली। तरह तरह के ऐसे थॉट्स नहीं लाने हैं, ये टेंशन नहीं लानी है। ऐसे थॉट्स लाने से तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जाओगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो लिखो, देखो इसमें आप दो चीजें कर सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं सोचता यार कि मैं 4-5 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरी तो सैलरी उतनी बढ़ी नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं और अपॉर्चुनिटीज देखूंगा। ठीक है, और खुद में भी देखूंगा कि मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है, जबकि मेरे साथ वालों का प्रमोशन भी हो रहा है, वो कहीं और अच्छी अच्छी कंपनी में चले गए। ठीक है, तो मैं जॉब स्विच करने की सोचूंगा। मैं अपना अच्छे से बायोडेटा तैयार करूंगा, जो भी मैंने यहाँ सीखा है कंपनी में, एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सब मैं उसमें डालूंगा। ठीक है, और अपने कनेक्शन, जो मेरे दोस्त लोग गए हुए हैं कंपनी में काम करने, उनसे कांटेक्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। या एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आप अब एक शहर में सेटल हो गए हैं, मान लो आपकी जॉब हल्द्वानी में है, तो आपका अप डाउन करने के लिए सही रहता है, आप अपने बच्चों के साथ रह पाते हो। जॉब स्विच करोगे तो आपको बच्चों को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, है ना, और आप यहाँ पे कंफर्ट जोन में आप आ गए हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो भाई बाजार की डिमांड देखो, कोई अच्छा सा कोर्स करो। एआई का कोर्स आप कर सकते हैं, जैसे आप आईटी में हैं तो एआई का कोर्स करें, चैट जीपीटी में जो प्रॉम्प्ट डालने का कोर्स होता है वो करें, जिससे आपकी उसी कंपनी में भी वैल्यू बढ़े। ठीक है, या फिर साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आपकी घरवाली पढ़ी लिखी हैं या फिर कुछ उनके अंदर ऐसा स्किल है, आप 2-4 घंटे के लिए फ्रीलांसिंग वो कर सकती हैं, कहीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा दे तो वो ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशन आपको निकालने पड़ते हैं टेंशन करने की बजाय। अब चलते हैं हम टाइप 2 पर। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम भी आती हैं जो वास्तव में प्रॉब्लम होती ही नहीं है, और हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, पर वो वास्तव में प्रॉब्लम है नहीं, और हम उनकी वजह से टेंशन ले लेते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, अपने घर का माहौल खराब करते हैं। उदाहरण देके समझते हैं। आपको शादी का निमंत्रण है, आप किसी लड़की की हल्दी में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सब लोग पीला कुर्ता पैजामा पहन के आए हैं, ठीक हो गया, और आप चल दिए ऐसे ही नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में आप चल दिए, या फिर आप सफेद कलर के कुर्ते पैजामे में चल दिए। ठीक है, तो अब आपके मन में थॉट आएगा, यार ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसके पास एक पीला कुर्ता लेने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, वैसे तो ये बड़ा बनता है, कहता है मेरी इतनी सैलरी है, ये ची एक कुर्ता नहीं ले सकता था ये ढंग का, है ना, या यार इसको तरीका ही नहीं है जब इससे कह रखा था। तो ये सारे विचार तुम्हारे मन में आ रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी आपसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, सब आपका वेलकम कर रहे हैं, आपके साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं, आपको हल्दी भी लगाने दे रहे हैं, लेकिन आपके मन को, आपके दिमाग में ये क्रिएट हो रहा है कि यार ये ऐसा मेरे बारे में सोच रहे होंगे। और तो अधिकतर केस में ये होता है कि 99% थॉट्स आपके होते हैं और 1% वो लोग सोच रहे होते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सबके साथ होता है। जैसे मैं एक उदाहरण और देता हूं कि यार जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आपको बेफालतू में लग रहा है वो बेचारी कुछ कर भी नहीं रही है, वो बहुत सीधी शादी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, तुम अच्छे से रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की जो चुल है ना, वो कीड़े है ना, वो मतलब वो विचार बन के बाहर निकलते हैं, यार कहीं ये मेरे को छोड़ के चली तो नहीं जाएगी, या तुमने कभी फोन कर लिया वो वेटिंग में आ रही है,
चाहे वो अपने पापा से बात कर रही है, अपने भाई से बात कर रही है, उसके वेटिंग में आने से तुम रात भर नहीं सो पा रहे हो, मुझे ये किसी से बात तो नहीं कर रही होगी, है इसका कहीं और तो अफेयर नहीं चल रहा होगा। तो ये क्या है, वास्तव में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने प्रॉब्लम बना दी है। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं क्या करता? तो भाई मैंने क्या बना रखे हैं, अपने एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आई जो मेरे विचारों से उत्पन्न हो रही है, वास्तव में वो प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं। एक बार मैं एक शादी में गया हुआ था, ठीक है, और वो मतलब अच्छी खासी एक फैमिली की शादी थी, जो रिच फैमिली है वहां से शादी थी, तो वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पे जितने भी उनके बच्चे थे या फिर अधिकांश जो गेस्ट थे, बिल्कुल कोट पैंट पहन के आए हैं, बढ़िया बालों में जेल वेल लगा के बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं, बरसे सुंदर वो लग रहे हैं मतलब, ठीक है। और मैं नॉर्मल जो अपना ये स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह पहन के जाता हूँ, इसमें मैं चल दिया। नीचे मैंने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे हैं, जीन्स पहन रखी है, नॉर्मल जो होता है वो पहन के चल दिया। तो एक लड़का मेरे पास आया, बोल रहा है यार पवनदा तुमको सब लोग जानते हैं और यहाँ देख रहे हो तुम यहाँ सब एक से एक बन के आए हैं, थोड़ा तुम भी यार अपना ना पर्सनालिटी थोड़ा ठीक करो यार, रोज तुम यही जैकेट पहन के आ जाते हो। ये बोला उसने मुझे, लिटरली यही बोला कि रोज तुम यही जैकेट पहन के आ जाते हो। तो मैंने उससे क्या बोला पता है? मैंने उससे बोला, देख भाई, भले ही तू बढ़िया कपड़े पहन भी रहा है, बालन में जेल लगा भी रहा है, सेंट वेंट मार भी रहा है, वी बाद ले तू रनकार है ज्यादा फोटो मैं देगा खिंचड़ान में, लोग मेरे को ज्यादा भाव दे रहे, तेरे को कोई पूछ नहीं पा रहा है। ये मैंने कॉमेडी वे में बोला, उसको हर्ट करने के लिए नहीं बोला। पहले का जैसा होता तो मैं इन बातों से हर्ट हो जाता। जैसे हल्दी में अगर मैं पीला कुर्ता पहन के नहीं ले गया हूं या नहीं ले पाया हूं, तो मैं अंदर ही अंदर अपने को कचोटते रहता, यार ऐसी जिंदगी है मेरी, साला एक कुर्ता नहीं ले पा रहा हूं, मैं इन लोगों के सामने, मैं वहां जाने से बचता। पर अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, जब मैं घर गया था, अभी 2 महीने में घर रह के आया हूं, मैंने इस कमीज में 2 महीने निकाल दिए। मतलब मेरे पास 2 कमीज थी, एक लाल कलर की कमीज थी और एक ही वाली कमीज थी। जब इसको धोता था वो पहनता था, उसको धोता था ये पहनता था। जो मेरे फॉलोअर हैं उनको पता है, क्योंकि मैं हल्द्वानी से अपने कपड़े ले जाना भूल गया था। मैं टी शर्ट ले गया था, वहां ठंडी शुरू हो गई थी, और देखो यहाँ भी मैंने ये कमीज पहन रखी है, और मेरे को ये चीज एक्सेप्ट करने में कोई शर्म भी नहीं आ रही है। क्यों? मैंने एग्जाम्पल ऐसे सेट कर दिया। लेकिन पहले का जैसा होता तो मुझे ऐसा लगता कि यार वो सामने वाला बंदा मेरे को जज कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। शायद आप लोगों को ऐसा होता होगा। इसी वजह से जो ये मार्केट चल रहा है ना, इतने सामान बिकते हैं, इतने कपड़े बिकते हैं, इसी वजह से बिक रहे हैं, इस जजमेंट, फेयर ऑफ जजमेंट की वजह से। लेकिन मेरे को ये चीजें अब प्रभावित नहीं करती हैं, टेंशन नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी मेरे मन में ऐसा थॉट आता है ना, तो मैं गांधी जी के बारे में सोचता हूं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है। मैं सोचता हूं कि यार गांधी जी जो इतनी रिच फैमिली से थे, है ना, जिन्होंने विलायत जाके वकालत करी, वहां से डिग्री ली। लगा लो हम आज के जमाने में भी लंदन नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए, गांधी जी उस जमाने में वकील की डिग्री, बैरिस्ट्री लेने के लिए लंदन गए। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने अपना काम किया, कोट पैंट पहना करते थे, है ना, लेकिन भारत आके उन्होंने ग्रामीण जनजीवन को अपना पूरा जीवन दे दिया। जिंदगी भर वो धोती में रहे, ये क्या कहते हैं, ऊपर वाले कपड़े पहनने उन्होंने बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि जब तक हर भारतीय को कपड़े नहीं मिल जाते, उसका अच्छा रहन सहन नहीं हो जाता, मैं भी कपड़े नहीं पहनता। और आज हम उनको महात्मा बोलते हैं। भले ही बीजेपी वाले उनको कितनी गाली करें, लेकिन बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता है नरेंद्र मोदी, राजघाट में जाके उनके सामने नतमस्तक होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी उनके सामने नतमस्तक होता है। और दुनिया के लगभग हर देश में गांधी जी की स्टैच्यू है, उनको पढ़ा जाता है, उनके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं। तो वो उनके कपड़ों को देख के नहीं प्रभावित हुए, वो उनके कार्यों को देख के प्रभावित हुए। उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया, उससे प्रभावित हुए। तो मैं सीधे वो एग्जाम्पल लेता हूं। तो जैसे ही कपड़ों को लेके निगेटिव थॉट आया, वैसे ही इस थॉट को महात्मा गांधी वाले थॉट ने कट कर दिया, और मैं अच्छा फील करने लगता हूं। आजकल के जो जेनजी हैं, उनमें आता है कि यार ये मेरे को छोड़ के चली गई, इसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा, इसने मेरे को धोखा दे दिया। किसी लड़के के साथ अपनी क्रश को देख लेंगे, अभी उसकी वो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है, क्रश को देख लेंगे तो भैया ये अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई लोग नस काट लेते हैं, लड़कियां नस काट ले रही हैं एक लड़के के चक्कर में।
लड़का छत से कूद जा रहा है। लेकिन अगर आपने तुलसीदास जी को पढ़ा है, कालिदास जी को पढ़ा है, तुलसीदास अपनी बीबी से इतना प्रेम करते थे, उसमें इतने आसक्त थे, जहां उनकी बीबी जाती थी वहीं चले जाते थे, वो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे, इतनी आसक्ति थी। एक बार उनकी बीबी मायके गई, उनको बिना बताए, वो जब घर आए उनको पता चला मेरी बीबी मायके चली गई मेरे को छोड़ के, वो इतने आसक्त थे उन पे, वो रात में ही वहां पहुंच गए और खिड़की के रास्ते मतलब ऐसे ऐसे चढ़ के उनके वहां जाने की कोशिश करने लगे। तो उनकी पत्नी की नींद खुली अचानक, उन्होंने कहा अरे तुलसीदास है। तब उनकी पत्नी ने उनको हड़काया, उन्होंने कुछ एक श्लोक भी है, एते हाड़ मांस के शरीर में हुई तुम्हारी इतनी प्रीति, थोड़ी भी अगर राम पे होती तो तुम्हारा बहुत कुछ ऐसे है वो कि हाड़ मांस के शरीर में तुम्हारी जो इतनी प्रीति है, इसकी अगर आधी प्रीति भी तुमने भगवान राम पे लगाई होती तो तुम राम क्या कहते हैं, अभी तक तुम्हारा भवसागर पार हो गया होता, नैया पार हो गई होती। वो दिल पे ऐसी बात लगी दोस्तों, तुलसीदास जी उल्टे पैर वहां से लौटे और रामचरितमानस की रचना करी। ऐसी कालिदास के साथ हुआ। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि कालिदास जी ने क्या किया, उसके एक वाक्य से 3 ग्रंथों की रचना कर दी। ठीक है, कोई भी लड़की अगर धोखा देती है, ब्रेकअप करती है, तो उच्च आदर्शों को फॉलो करके अपने मन को मनाना है और अच्छे काम करने, खूब मेहनत करनी है। लड़की के चेहरे पे तेजाब नहीं डालना है, उसको फॉलो नहीं करना है, उसको डराना धमकाना नहीं है, बल्कि एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा लड़का बनना है, ताकि उस लड़की को भी पछतावा हो कि यार मैंने क्या चीज मिस कर दी, मैंने किसको छोड़ दिया, उसको जिंदगी भर पछतावा रहे, ऐसा बनना है। ऐसे पॉजिटिव सोच अपने अंदर लाता हूं मैं जब मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो, और आप भी ऐसा ही करना। एग्जाम्पल सेट कर दो सीधे सीधे। जैसे कभी क्या होता है कि रंजना और मेरा झगड़ा होता है, ठीक है, रंजना किसी बात पे मेरे से लड़ाई करती है, ठीक है, और वो बिल्कुल ऐसी बात होती है कि वो बात ही नहीं होती है, मतलब होता ही है लड़कियों का, कुछ भी छोटी मोटी बेसर पैर की बात में लड़ाई कर देती हैं। तो उस समय मैं किसके बारे में सोचता हूं, अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे, और उनकी जिंदगी में उनकी वाइफ सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। मैंने उनकी आत्मकथा पढ़ी है। वो मतलब उसके जैसा मतलब पत्नी पीड़ित संसार में न कभी हुआ है न कभी होगा। इतने बड़े वाले पत्नी पीड़ित थे वो, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदगी भर उस लेडी के साथ रहे। तो मैं सोचता हूं कि यार जब अब्राहम लिंकन रह गए, इतना बड़ा राष्ट्रपति, उसके पास तो कितने ऑप्शन थे, कितनी लड़कियां उससे शादी कर लेती, लेकिन उसके बाद भी वो उस लड़की के साथ रहे जो उनको इतना प्रताड़ित कर रही थी। मैंने एक बार ब्लॉग भी बनाया था इस पे। तो रंजना तो मेरी बहुत अच्छी है, वो अपने काम में लगी रहती है, कभी कभी हो गया है तो छुटपुट इससे प्यार बढ़ता है। तो जब आप ऐसी सोच लाएंगे ना अपने अंदर, बट उसके लिए क्या होगा, आपको थोड़ा किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी, अच्छी वीडियोस देखनी पड़ेगी। दिन भर रील में वो नंगे फंगे देखने से अच्छा अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, उससे आपका आत्मबल बढ़ता है। तब अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी तो आप सीधे आप उन चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। लड़की ने धोखा दिया, तुलसीदास जी, कालिदास जी नजर आएंगे, ठीक है। और कोई कपड़े को लेके कमेंट कर रहा है, कोई आपके लुक्स को, अरे इसकी नाक देखो कैसी है, इसके दांत देखो कैसे हैं। तो जब आप पे कोई ऐसा कमेंट करेगा तो आप उससे लड़ने की बजाय या खुद टेंशन में घिरने की बजाय सीधे अब्दुल कलाम को याद करेंगे, महात्मा गांधी को याद करेंगे, सरदार भगत सिंह को याद करेंगे, ठीक है। अब ये कब होगा, जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेंगे। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। अब चलते हैं हम टाइप 3 प्रॉब्लम की तरफ। ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों जिनका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, लेकिन हम किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। आपका कोई पड़ोसी है, सामने रहता है या बगल में रहता है, वो रोज शाम को दारू पी के आता है और तुम्हें गाली करता है बेमतलब की, मतलब उसको रफत है गाली करने का, कभी तुमको कर दी, कभी सामने वाले पड़ोसी को कर दी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो सोसाइटी का माहौल खराब हो रहा है, आपको बुरा भी लग रहा है, और इसके सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या है कि उनको हड़काओ, भाई तू ये क्या कर रहा है, दारू पी के क्यों आ रहे हो, या फिर पुलिस को बुलाओ, है ना, कोर्ट केस करो उस पे,
उसको थाने में बंद करवाओ, लेकिन ये आप करना नहीं चाहते। क्यों? आपको लगता है कि यार ऐसा करने से क्या ही फायदा, ये तो जेल से छूट के आ जाएगा, है ना, या फिर मैं इसको 2-4 हाथ मार दूंगा तो उससे मैं भी फिर वही सोचते रहूंगा, रंजिश बढ़ेगी। कभी फिर इसने मेरे को पटका दिया, पड़ोस में ऐसे लड़ाई झगड़ा सही नहीं रहता है, रंजिश बढ़ा के आजकल का जमाना है, पता नहीं कौन क्या कर दे, ऐसे कई सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, आप सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर मान लो मेरे साथ होती तो मैं क्या करता कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका सॉल्यूशन मेरे को पता है लेकिन मैं कर नहीं सकता, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूं तुम्हें पता है? ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी आराध्य, अब तुम इसमें मेरी मजाक बनाओ या क्या करो, लेकिन मेरे लिए ये तरीका काम करता है। जो मेरी आराध्य हैं, जिनको मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूं, दिल से मानता हूं, वो है माँ कोटगाड़ी। हमारी आंचलिक देवी हैं, पुंगराओं की भगवती हैं। कोटगाड़ी कोकिला मंदिर आप गए भी होंगे। तो मैं क्या करता हूं, जब भी मैं ऐसी दुविधा में होता हूं कि हे मैया मैं क्या करूं, तो मैं, एक डायरी है मेरी, उस डायरी में मैं मैया के नाम पत्र लिखता हूं। और ये आइडिया मेरे को कहां से आया था? 9th 10th की इंग्लिश की किताब में था या 11th में था, जो अभी होंगे उनको पता होगा, अ लेटर टू गॉड। उसमें क्या होता है, एक आदमी भगवान को लेटर लिखता है, ठीक है, और वो जो पोस्टमैन वाले होते हैं फिर वो उसके वहां पैसे भिजवाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वहां से मेरे को ये आइडिया आया। तो मैं क्या करता हूं, अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे सपोज दैट, और ये मेरे साथ हुआ भी है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं हुआ है, तो मैं मैया को अपनी सारी प्रॉब्लम, अपने दिल की सारी व्यथा बता देता हूँ कि मैया ऐसा ऐसा है, ये आदमी है, मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है, और मैं ये उससे लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे और टेंशन बढ़ेगी, रंजीश बढ़ेगी। मैं क्या करूँ मैया, मेरे को कुछ ना कुछ आइडिया दे, कुछ राह दिखा, उस आदमी को सद्बुद्धि दे, है ना, जिससे कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए मैया, ये सो करके मैं। तो जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, तो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, मेरे अंदर उस आदमी के प्रति दया भावना आने लगती है। मैं कहता हूँ यार कि यार बीमार है बेचारा, इसको प्यार की जरूरत है। तो उस आदमी के को देखने का नजरिया मेरा चेंज हो जाता है, मैं बहुत हल्का फील करता हूँ। मतलब होता है, तुम देखना कभी भी, बिल्कुल ऐसा ठंडक महसूस होती है ना, आहा। और पता नहीं क्या चमत्कार होता है दोस्तों, मैया भी मेरी हेल्प करती है यार। मेरे साथ ऐसे कई इंसिडेंट हो गए, तुम रंजना से भी पूछ सकते हो। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मतलब शादी से तो बहुत पहले की बात है, मैं जब अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 1 साल इधर जो रेवाड़ी बावल है, बावल एक इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा का, रेवाड़ी के पास पड़ता है, वहाँ मैंने एक कंपनी में जॉब करी 1 साल तक। मदरसन नाम था उस कंपनी का, ठीक है। वहाँ पे वो बनते थे गाड़ियों के BCM ट्रांसमीटर वगैरह बनते थे, सिलेरियो के, बलिनो के, उसमें बलिनो भी आ गई थी, आने वाली थी मतलब, है ना, और स्विफ्ट के, डिजायर के। तो क्या था कि हम रहते थे, किराए में रहते थे। तो एक बंदा था राजस्थान का, उस फ्लोर में 3 कमरे थे, तो हर कमरे में मतलब 2-2 लोग रहा करते थे। हम कंपनी वाले थे और एक कोई अलग कंपनी वाले थे, और जो बंदा था राजस्थान का वो भी हमारी कंपनी में काम करता था, ठीक है। उसकी एक इतनी गंदी आदत थी, वो टॉयलेट में अच्छे से फ्लश नहीं करता था, सबसे पहली बात। दूसरा, देखेगा भी नहीं कि मतलब उसमें क्या होता, कभी कभी वो पॉटी वहीं पे रह जा रही है, अच्छे से बहा नहीं रहा है उसको, और कुल्ला कर रहा है, थूक दे रहा है, वैसी साफ सफाई नहीं रख रहा। नहा के आ रहा है तो वहां पे वाइपर नहीं मार रहा है, बाथरूम में पानी भरा हुआ है। इतनी गंदी आदत थी, इतना मतलब इतना अलितो उसने फैलाई हुई थी। हम बहुत परेशान थे उससे, मैं भी बहुत परेशान था, होता ही है यार। अब वो उस फ्लोर में सिर्फ एक लैट्रिन थी, एक बाथरूम था, और यूज करने वाले 6 लोग। इसको बोल भी दिया उन लोगों ने कि भाई तू करा कर। वो बिल्कुल राजस्थानी, वो खड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं, हरियाणी और राजस्थानी, वो लड़ने को आ जाए। अब क्या हो, अब देखो सोल्यूशन तो है, या तो आप कमरा छोड़ दो, ये एक सोल्यूशन है, लेकिन कमरा छोड़ नहीं सकते क्योंकि किराया उसका थोड़ा कम था। फिर यार आदमी 12 घंटे की नौकरी करेगा या कमरा ही ढूंढते रहेगा, ठीक है। तो वो चीजें हैं, या फिर उससे लड़ाई करो, मकान मालिक से शिकायत करो, कई चीजें हैं। तो मैंने कहा यार क्या ही कहें, अब करके देख भी लिया था वो लड़कों ने, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। तो मैंने कहा छोड़ो इस बात को। मैंने फिर क्या माइंडसेट अपनाया, मैंने लिखा मैया को पत्र। आप किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपकी आस्था है। ये मेरा एक तरीका है। मैंने लिखा कि मैया ऐसे ऐसे करके ये लड़का है और इसकी ऐसी ऐसी आदत है, ठीक है, और ये बहुत परेशान हो गया हूँ मैया। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही करता हूँ, मैं रोज़ फ्लैश भी अच्छे से साफ करके आता हूँ, अपना
नहाने के बाद मैं पूरा अच्छे से वाइपर से बाथरूम भी साफ करता हूँ, ताकि कोई दूसरा बंदा जब नहाए तो फिसले ना, है ना, उसको साफ सफाई ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया। मैंने कहा मैया इसको सद्बुद्धि दे, कुछ ऐसा रास्ता निकाल कि इसकी आदत ठीक हो जाए, या तो फिर मेरे को कोई नया अच्छा सा रूम मिल जाए। दोनों ऑप्शन दे दिए मैंने मैया को। भाई साहब होते होते क्या हुआ कि 1 महीने बाद उसकी मम्मी को कोई मतलब वो हो गया, पैर की कोई बाई बात या कुछ ऐसे फ्रैक्चर टाइप, पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, वो हो गया। ठीक है, तो वो भी गांव वाला था, मैं भी गांव वाला था, तो उसकी मम्मी वहां से उसके पास आ गई। भाई रेवाड़ी में यहाँ क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, यहाँ दिखाएंगे। तो आ गई। एक दिन मेरे पास आके बोला यार भाई मम्मी आई है मेरी, और मैं क्या कहते हैं मैं भी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, और तेरी ये दूसरी शिफ्ट है, तो यार मम्मी को कुछ चाहिए होगा, कुछ चाय बना के दे देना, दवाई दे देना, ये करके। मेरी मम्मी को आइडिया नहीं आता, तो मेरे को दवाई पकड़ा गया, मेरे से बोल के गया कि यार क्या कहते हैं सब्जी मैं बना के गया हूँ, रोटी तुम बनाओगे तो मेरी मम्मी को भी खिला देना और दवाई खिला देना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो चला गया। तो मेरा और मेरे रूम पार्टनर का एक नियम हो गया, जब तक उसकी ईजा वहाँ रही, कम से कम 10-15 दिन रही, तो वो ड्यूटी पे जब होता था तो हम उसकी ईजा की टेक केयर करते थे। मतलब उनको ज़्यादा काम नहीं करते थे, मतलब वही कि थोड़ा सा चाय बना के दे दी, दवाई दे दी, और सब्जी वो बना के जाता था, जैसे रोटी हमने बनाई तो 2 रोटी उनको भी दे दी कि खा लो और दवाई खा लो, ऐसे करके। तो ये सिलसिला 10-15 दिन तक चला। पता नहीं उस लड़के का क्या ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ दोस्तों। वो एक दिन मेरे पास आता है, बोलता है यार भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार, तुमने ऐसे ऐसे करके बताते को क्या चाहिए, मतलब बता मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए। मैंने कहा कुछ नहीं यार, तू अपनी टॉयलेट अच्छे से साफ किया कर, फ्लैश मार दिया कर, ऐसी मजाक में बोला मैंने। कह रहा यार ठीक है भाई यार, सॉरी यार, मेरे को पता है तुम लोग, मेरे को थोड़ा तुमने पहले बोला भी था, ये है सो है, सॉरी यार, मैं आज से करा करूँगा। भाई वो दिन था और आज का दिन था। आज का दिन तो क्या, मतलब जब तक हम वहाँ रहे, हर हफ्ते संडे के दिन जब भी छुट्टी होती थी, वो पूरा बाथरूम टॉयलेट बिल्कुल हार्पिक हार्पिक से साफ करता था और फ्लैश मार के आता था बढ़िया करके। तो वो सुधर गया। तो ये चीज है, अब वो मैया ने किया या क्या हुआ, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी तो हो गया। अब मैं टेंशन लेता, मैं घुटते रहता, भाई मैं उससे लड़ भी नहीं सकता हूं, उस आदमी को मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं, अपना मैं रूम चेंज कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत है नहीं। सैलरी साला 10-15 हज़ार रुपये, उसमें तुम रूम ही चेंज करते रहोगे क्या? बड़ी मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये वाला रूम मिला हुआ है तुम्हें, तो मैं क्या करता? मेरे पास एक होती भगवान, उनकी शरण में जाओ, उनको सब कुछ बक दो जो तुम्हारे मन में चल रहा है, और डायरी में लिख दो, क्योंकि वहां पे कोई आपको जज नहीं कर रहा, ना आपसे कोई वो लड़ने को आएगी। डायरी लिख दिया आपने, वो सबकॉन्शियस माइंड में ब्रह्मांड को चली जाती हैं चीजें, और अपना काम करते रहो, अच्छा सोचते रहो, बढ़िया हो गया। तो ऐसा करा करो। जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वाला तरीका अपनाओ, आपको जरूर फायदा होगा। अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रॉब्लम की तरफ। वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, फिर क्या करोगे? प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, फिर क्या करोगे? अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर आपके कोई करीबी हो जिससे आप बहुत प्यार करते हो, या फिर जिसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान हो, जिसने आपके लिए बहुत त्याग किया हो, जैसे आपकी माँ या आपका पति या आपकी पत्नी, कोई भी हो सकता है, या आपका बच्चा। भगवान ना करे अगर उसकी एक्सीडेंटली उसको कुछ हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, किसी की फैमिली में हो जाती है जो आपके बहुत करीबी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको टेंशन होगी, आप शोक भी मनाओगे, है ना, आपको बहुत दुख होगा। वो दुख ऐसा होता है कि वो इजीली जाता भी नहीं है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिंदगी में जो वक्त के साथ धीरे धीरे उसके घाव भरा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? भाई अगर किसी की जिंदगी में या किसी की फैमिली में एक बंदा कमाने वाला है, ठीक है, उसको ही अचानक से कुछ हो जाए, वो खाट पड़ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है इंसान को? एक जिंदगी का उद्देश्य बनाना पड़ता है, मिशन बनाना पड़ता है। आपको अपने को किसी एक ऐसे उद्देश्य के साथ जोड़ना पड़ेगा जो आपके उस दुख से बड़ा हो और उससे रिलेट करता हो। थोड़ा मैं इसको और इजी करता हूं। जैसे मेरी एक नोन में है, एक लड़का ही है, मेरी एज का होगा, उसकी शादी हो गई थी, 24-25 साल में ही, ठीक है। तो हुआ क्या कि शादी के 1 साल के अंदर उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उसकी वाइफ की डेथ हो गई। रीजन क्या था कि वो स्कूटी से जा रही थी और खुद ही हड़बड़ी में किसी वाहन से टकरा गई
और स्कूटी उसकी रपट गई, उसके सर पे चोट आ गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अगर उसने उस दिन हेलमेट पहना होता अच्छी क्वालिटी का तो शायद उसकी जान बच जाती। अब देखो, उस भाई की वाइफ तो वापस आ नहीं सकती है, दोनों ने लव मैरिज करी थी, प्यार भी करता ही था, खूब प्यार करता था, ठीक है, और अब डेथ हो गई तो कितना बड़ा सदमा है, कितना बड़ा सेटबैक है उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि आप जिंदगी जीना छोड़ दोगे, है ना। तो उसने अपनी वाइफ से रिलेट करते हुए एक अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। वो भाई क्या करता है, उसकी वाइफ की जब भी पुण्यतिथि होती है, ठीक है, वो लोगों को राह चलते किसी भी हाईवे में खड़ा हो जाएगा उस दिन और राह चलते लोगों को जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं, स्कूटी वाले, बाइक वाले, उन्हें हेलमेट गिफ्ट करता है। दूसरा, वो एक ऐसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है अपनी जॉब के साथ साथ जो रोड सेफ्टी के लिए काम करती है। वो लोगों को जागरूक करती है यातायात का नियम फॉलो करने के लिए, ठीक है, हेलमेट पहनने के लिए। पुलिस वालों के साथ भी वो एनजीओ काम करती है, तो उसमें वो वॉलंटियर बनते हैं ना एनजीओ में। तो वो करता है वो कि हफ्ते में एक दिन चला गया जब उसकी छुट्टी हो, है ना, कहीं कैंप लगे हैं वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल को ये एहसास होता है कि यार हाँ, मैंने अपने किसी लव्ड वन को खोया, किसी और का कोई एक परिचित प्रिय व्यक्ति अपनी सड़क हादसे में जान ना गवाए, तो इससे उसको बल मिलता है, आत्मबल। ले दे के आपको अपने मन को मनाना होता है, संतुष्टि जहां मिल गई मन को, मन समझने लगता है, तो वहां पे आप टेंशन से रिकवर होने लगते हैं। देखो, उसकी बीबी तो वापस आएगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल को ये लगता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, किसी की जिंदगी बचा रहे हैं, तो उसकी आत्मा भी खुश होगी। तो जब वो खुश होगी तो आप अपने आप ऑटोमेटिक खुश होंगे। तो कभी अगर ऐसा हादसा जिंदगी में हो जाए, दुख करना है, खूब रोना भी है। भाई, अब मेरी आमा की डेथ हुई थी, क्या हम रोए नहीं थे? क्या हमें बुरा नहीं लगा? लेकिन जिंदगी आगे बढ़ रही है ना, हम हंस भी रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ होता है। सबके साथ ये होता है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको यहीं छूट जाना है। लेकिन हमें उस शोक में, उस दुख में सब कुछ जो है हमारे पास वो बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो एक जिंदगी में ऐसा मिशन होना चाहिए जिससे आपको ऊर्जा मिले, आत्मबल मिले। तो ये 4 तरह की टेंशन मैंने आपको बताई जो हमारी ज़िंदगी में आ सकती हैं, और उससे मैं कैसे निकलता हूँ, कैसे उनको दूर करता हूँ, ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। जो मेरे भाई लोग या बहनें अभी किसी भी तरह की, इन 4 में से किसी भी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, टेंशन से गुजर रही हैं, तो उन्हें संबल मिला होगा और कुछ ना कुछ एक रास्ता ज़रूर दिखा होगा कि वो यहाँ से कैसे निकल सकती है। और मैं अपनी मैया कोटगाड़ी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जिस किसी भी टेंशन से अभी गुजर रहे हैं, उनसे जल्द से जल्द निकले, आपको वो राह दिखाए, है ना, ताकि आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें मेरी तरह। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ हेल्प मिली है, कमेंट करना। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो जिससे अभी आप गुजर रहे हैं, टेंशन हो, कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। मैं रिप्लाई करूंगा कि आप इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे इससे निकल सकते हैं। और अगर आपका कोई परिचित या कोई मित्र हमेशा डिप्रेशन में रहता है, हमेशा बुझा बुझा सा रहता है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, है ना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बहुत जल्द मैं किसी एक अन्य टॉपिक पे ऐसी ही एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, नमस्कार।